तो चलिए दोस्तों, अब यूनिट सेकंड के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के, फर्स्ट वाला मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, सेकंड वाले के भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बार बार पूछता है शेड्यूल जी। तो शेड्यूल जी में क्या होता है, ऐसी ड्रग आती हैं जो किससे बनी होती है, हार्मोनल प्रिपरेशन की होती है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे ऐसे। जी के बाद आता है एच। तो जी जो हमारा है, शेड्यूल जी की बात कर रहे हैं, और एच से क्या है, हार्मोनल प्रिपरेशन। तो शेड्यूल जी की बात होगी तब हम लोग बताएंगे कि इसमें कैसे ड्रग आते हैं जिनमें हार्मोनल प्रिपरेशन से बनी होती हैं। ठीक है, आगे द ड्रग कंटेन, ड्रग पे क्या लिखा होगा, मेनली ड्रग पे कॉशन करके लिखा होता है, और इसका मतलब ये होता है कि ये डेंजरस हैं, आप विदाउट आरएमपी के सुपरविजन के आप इस ड्रग को ले नहीं सकते हो। ठीक है ना, ये कॉशन लिखा रहता है, कोई भी दवा जो शेड्यूल जी के कैटेगरी में आती है उसके ऊपर लिखा रहेगा कॉशन, मतलब आप इस ड्रग को बिना आरएमपी के सुपरविजन के नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये ड्रग कैसी होती हैं, हार्मोनल प्रिपरेशन वाली होती है। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल इसका दे दीजिएगा, मेफिप्रिस्टोन, मर्केप्टोप्यूरिन, थियोटेपा, ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं। ठीक है, जो हार्मोनल प्रिपरेशन की होती हैं। ठीक है, जैसे मेफिप्रिस्टोन है, ये ओरल कंट्रासेप्टिव वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, मैं एमटीपी आप लोग पढ़े होंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें ये सब ड्रग यूज होती हैं जो कि बेसिकली हार्मोनल प्रिपरेशन की होती हैं। चलिए शेड्यूल, अब अगला है शेड्यूल एच। तो शेड्यूल एच में हम लोग किसकी बात करेंगे, शेड्यूल एच में हम लोग देखते हैं किसकी बात करते हैं, ड्रग मस्ट भी लेबल, उसके ड्रग के कॉर्नर पे क्या लिखा रहेगा, आर एक्स। आर एक्स का मतलब ये होता है, डॉक्टर लोग जब भी कोई भी दवा लिखते हैं तो आर एक्स लिखते हैं, तो इससे हमें ये समझ लेना है कि ये ड्रग विदाउट आरएमपी के कहे पर हम लोग ले नहीं सकते, जब आरएमपी कहेगा तभी इस ड्रग को हम ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है वार्निंग, आर एक्स का मतलब होता है वार्निंग, कि आप इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी को बेच नहीं सकते हो, आरएमपी जब इस दवा को लिखा रहेगा तभी इस दवा को आप बेच सकते हो। ठीक है, जैसे बहुत सारी ड्रग हैं, आइबुप्रोफेन है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आती है। ठीक है, चलिए शेड्यूल एच की ड्रग, शेड्यूल एच की जो ड्रग हैं, इसमें जो भी हमारी ड्रग्स आती हैं नारकोटिक वाली, ठीक है, जो ड्रग नारकोटिक की आती हैं उनको हम लोग क्या किस में रखते हैं, शेड्यूल एच में। उस पर भी लिखा होता है वार्निंग करके, इसका मतलब सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी, जब तक आरएमपी के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा तब तक आप इसको सोल्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल एम। शेड्यूल एम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हमेशा पूछा हुआ है, तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जीएमपी। ये एम यहाँ पे आ रहा है, इससे समझ लीजिएगा कि किसकी बात हो रही है, शेड्यूल एम की। तो जीएमपी का मतलब फुल फॉर्म है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो समझ लीजिए इसको, रिक्वायरमेंट ऑफ परमिसेस, प्लांट एंड इक्विपमेंट नीडेड फॉर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। नाम में ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब इस रूल के अंदर, इस शेड्यूल के अंदर हमें अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमारी जो कंपनी है उसका कैसा वो बनी है, अच्छे से बनी है कि नहीं बनी है, उसकी परमिसेस कैसी हैं, वहाँ के इक्विपमेंट कैसे हैं, ये सब अच्छे से अगर सेट हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी में आता है रिक्वायरमेंट फॉर परमिसेस एंड मटेरियल। ठीक है, तो रूल जो शेड्यूल एम है उसी के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, परमिसेस, क्योंकि परमिसेस और मटेरियल्स वगैरह अच्छी रहेंगे तभी हम लोग अच्छे क्या कर सकते हैं, अच्छी ड्रग का हम लोग फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको याद ना होता हो या अगर आप समझना चाहें तो आप पिछले सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़े होंगे तो वहाँ पे क्या क्या एसेप्टिक एरिया होनी चाहिए, कैसा हमारे वहाँ के रूम्स होने चाहिए, तो वही सारा पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि लगभग सब कुछ मिलता जुलता है। जैसे हमारी जो कंपनी है उसका लोकेशन कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की बिल्डिंग और परमिसेस कैसी हैं, वहाँ का वाटर सप्लाई कैसा है, वहाँ जो भी आप लोग वेस्ट इधर उधर फेंका जा रहा है वो वहाँ पे डिस्पोजेबल हो पा रहा है कि नहीं है हो पा रहा है, स्टोर कैसा है, वहाँ की वर्किंग स्पेस कैसी है, प्रोडक्ट स्टेराइल हैं कि नहीं है, कंटेनर अच्छे से क्लीन है कि नहीं है, रॉ मटेरियल्स कैसे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कैसे हैं। ठीक है, उसके वहाँ के रिकॉर्ड इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ के फिल्टर विल्टर सब कुछ सही है कि नहीं है। तो हम लोग को मेनली जब जब हम लोग सब कुछ सही बनाए रहेंगे, सब कुछ सही रखेंगे, तभी क्या हो सकता है, अच्छी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ शेड्यूल एम। ये बड़े नंबर में भी पूछता है, 7 नंबर में भी पूछता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर से पढ़िए। ठीक है, तो इसमें पार्ट 1 में 2 है, पहले 1 फिर 1A फिर 1B 1C 1D 1E। तो पार्ट फर्स्ट में आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। हमारे पास प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए,
स्टेराइल होना चाहिए। स्टेराइल प्रोडक्ट किस में आता है? पार्ट 1A में, ठीक है। 1B में क्या क्या आता है? 1B में हम लोग पेरेंटल प्रिपरेशन की बात करते हैं, जो कि ऑप्थेल्मिक को लेकर के, ठीक है, ऑप्थेल्मिक को लेकर के। और ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म, ओरल में कौन कौन से आ जाएंगे? कैप्सूल, टैबलेट, एकदम हम ऐसे ही चलेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग ऑप्थेल्मिक की बात कर लिए, फिर हम लोग सॉलिड डोजेज फॉर्म की बात कर लिए 1B में ही, ठीक है। इसमें सॉलिड में आ जाएगा आपका कैप्सूल, टैबलेट, और इसमें आपका आ जाएगा ऑप्थेल्मिक, ठीक है। 1C में क्या आता है? प्रिपरेशन ऑफ ओरल लिक्विड, सिरप, इमल्सन वगैरह किस में आता है? लिक्विड में आता है, ओरल लिक्विड में, ठीक है। अब सी वाले में क्या हो गया? प्रिपरेशन, ये तो हमने कर लिया। अब 1 के डी में क्या आएगा? प्रिपरेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रिपरेशन। एक्सटर्नल प्रिपरेशन जैसे क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, जो हम अपने स्किन पे रब करके लगाते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स वगैरह, ठीक है। 1E में अगर हम बात करते हैं तो प्रिपरेशन ऑफ गैस डोजेज फॉर्म, जो भी गैस वगैरह में, जैसे कि इनहेलर है। तो हम लोग नॉर्मली ऐसे समझते आते हैं, सबसे पहले अपने शरीर को ही ले लेंगे। सबसे पहले इसको तो हम लोग लाइन से लिख लेंगे, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E। सबसे पहले हम लोग यही कर रहे हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है। तो हम लोग अपने बॉडी पे सबसे ऊपर से हम लोग अपने आप को मानते चलेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग ऑप्थेल्मिक के लिए यूज किए, आँख में डालें अपने। उसके बाद मुंह में हम लोग क्या, मुंह से हम लोग क्या खा सकते हैं? कैप्सूल, टैबलेट वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन जो करते हैं ओरल लिक्विड की, तो ओरल लिक्विड भी हम लोग मुँह से लेंगे, तो ये सिरप ले सकते हैं, इमल्सन ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या अपने स्किन पे रब करने के लिए लगा रहे हैं, जैसे क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? इनहेलर वगैरह का यूज कर रहे हैं। तो हम लोग इसी फॉर्म में चलेंगे। सबसे पहले आई में डालने के लिए, फिर सॉलिड डोजेज फॉर्म की बात करेंगे, फिर लिक्विड डोजेज फॉर्म की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल प्रिपरेशन जो कि स्किन पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग गैस डोजेज फॉर्म, जैसे कि इनहेलर वगैरह की बात करेंगे। तो एकदम इसी लाइन वे में याद कर लीजिएगा, और इस इधर से लाइन से उसका लिख दीजिएगा किस में आता है, ठीक है। चलिए, अब अगला आता है शेड्यूल एन। शेड्यूल एन बताता है इट डिस्क्राइब फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट और रनिंग ऑफ फार्मेसी। तो ये क्या बताता है? कैसा क्या हमारा इक्विपमेंट कैसा है, वहाँ की फैसिलिटी कैसी है, फार्मेसी सही चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। शेड्यूल पी जो मेनली है वो एक्सपायरी डेट वगैरह के लिए बताता है कि जो भी हमारे ड्रग्स का लाइफ पीरियड कितना है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे शेड्यूल टी के लिए भी पूछता है मैन्युफैक्चरर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी प्रोडक्ट, ठीक है, पूरा सेम लिख देंगे कि उसी के जैसे ये भी है, ठीक है, कि उसमें इक्विपमेंट कैसे हैं, वहाँ के टेम्परेचर कैसा है, वाटर सप्लाई कैसा है, ये सब हम लोग टी वाले में लिख सकते हैं, सेम वही बता देंगे, ठीक है। अब आता है सेल ऑफ ड्रग। बहुत क्वेश्चन पूछता है सेल ऑफ ड्रग, होल सेल, रिटेल सेल, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। तो सेल का मतलब ये होता है एक्सचेंज, किसी भी चीज़ का एक्सचेंज। अगर कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, उसके बदले कुछ दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? एक प्रकार का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ ड्रग या प्रोडक्ट बाय टेकिंग मनी फॉर इट। अगर हम पैसे लेकर के किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे, ठीक है। ड्रग मैंने ऐसे करके ग्राफ वाइज में दिखा दिया, ऐसे आप बना दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको सब कुछ पता है इसके बारे में, वो नंबर पूरा दे देगा। जैसे ड्रग है, हमने किसी को ट्रांसफ़र किया, पेशेंट को ही मान लीजिए, पेशेंट को ट्रांसफ़र किया, उसके बदले में उसने हमें क्या दिया? मनी दिया। तो इस पूरे फॉर्म को हम लोग क्या कह सकते हैं? सेल। अब सेल दो टाइप के हैं, एक तो होल सेल है और एक रिटेल सेल है। होल सेल जो होता है, जो भी हम लोग कुछ भी थोक में खरीदते हैं, उसको हम लोग होल सेल बोलते हैं। और जो कुछ भी हम लोग फुटकर के रूप में, छोटे रूप में खरीदते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेल सेल, ठीक है। होल सेल की बात करेंगे तो हम लोग बाई ड्रग, ये BUY है, बाई ड्रग इन लार्ज क्वांटिटी। होल सेल में हम लोग क्या करते हैं? ड्रग को लार्ज क्वांटिटी में हम लोग खरीदते हैं। और किससे खरीदेंगे? होल सेल वाले हमेशा मैन्युफैक्चरर्स से खरीदेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा मटेरियल चाहिए, और ज़्यादा कहाँ से मिलेगा? जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ से, ठीक है। और एंड सेल इन स्मॉल क्वांटिटी टू रिटेलर्स। और यही लोग फिर क्या करेंगे? पहले तो खरीदेंगे ज़्यादा मात्रा में मैन्युफैक्चरर्स से, और फिर उसी ड्रग को क्या करेंगे? स्मॉल क्वांटिटी में किसको बेचेंगे? रिटेलर्स को। तो स्मॉल क्वांटिटी में जिनको मिलता है, और उससे भी स्मॉल क्वांटिटी में जिसको बेचते हैं, वो रिटेलर्स होते हैं। जैसे अभी मैं आगे बताऊंगा, यहाँ पे समझ लीजिए। रिटेलर क्या होते हैं? बाई ड्रग फ्रॉम होल सेलर। होल सेलर किससे खरीद रहा था? मैन्युफैक्चरर से। और ये किससे मांग रहा है? तो ये ड्रग जो है खरीद रहा है होल सेलर से, ठीक है। एंड सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटी टू पेशेंट। और ये किसको फिर उसको सेल कर रहा है? पेशेंट को। वो किसको, जो होल सेलर है वो किसको सेल कर रहा है? वो सेल कर रहा है स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स को। और ये क्या कर रहे हैं? देखिए, इसका मैं एक समरी भी बना दिया। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैन्युफैक्चरर से कौन खरीदा? होल सेलर। होल सेलर से कौन खरीदा? रिटेलर्स। और रिटेलर से कौन खरीदा? पेशेंट खरीदे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो आप होल सेल और रिटेलर को समझ सकते हैं, रिटेल सेल को कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट,
तो इसी में आगे पूछता है ऑफेंसेज एंड पेनल्टी के बारे में, ठीक है। तो ऑफेंसेज मतलब क्या, अगर हम लोग इससे रिलेटेड कोई जुर्म करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या पेनल्टीज़ है, क्या क्या आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग कोई एडल्टरेटेड ड्रग या स्पोरियस ड्रग ले करके और उसको बेच रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, तो हमें 5 साल के लिए सज़ा हो सकती है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, अगर पहली बार ऐसा कर रहे हैं तो। अगर रेगुलर यही गलती कर रहे हैं तो आप इसी का डबल कर दीजिए, जितना फर्स्ट वाले में लिखिएगा उसी का डबल कर दीजिएगा। इसमें 5 है तो इसको 10 कर दीजिएगा, इसमें 10 है तो इसको 20,000 कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर अगला है सेल ऑफ ड्रग विदाउट लाइसेंस। अगर बिना लाइसेंस लेकर के आप सेल कर रहे हो जो भी आपकी मेडिसिन है, तो उसके लिए 1 साल की जेल है और फाइन जो भी वो उस समय तय करेंगे कि कितना फ़ाइन हो सकता है, ठीक है। अपने से भी आप 1,000 2,000 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी का डबल इधर कर दीजिएगा। फिर अगर हम लोग कॉस्मेटिक एक्ट को, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को अगर बिना फॉलो किए मेडिसिन को सेल कर रहे हैं, तो 1 से 2 साल की क्या हो सकती है, सज़ा हो सकती है और फाइन आपको देना पड़ेगा। इसी का डबल इधर कर दीजिए, ठीक है। नॉट कीपिंग रिकॉर्ड ऑन ऑफ सेल। देखते हो जब भी हम लोग मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वो दवा देते रहते हैं और एक रजिस्टर में सब दवा के बारे में लिखते रहते हैं, ठीक है। तो आपके पास वो रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर वो रिकॉर्ड नहीं है तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है और आपको फ़ाइन देनी पड़ेगी। इसी का डबल कर दीजिएगा इधर, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग द गवर्नमेंट रिपोर्ट। अगर हम गवर्नमेंट रिपोर्ट को लेकर के और अपनी दवा का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो इसके लिए भी क्या होगा, 500 रुपये तक की फ़ाइन हो सकती है और इसी का डबल कर दीजिएगा इधर, ठीक है। उसके बाद आ रहा है लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि लेबलिंग बताइए और उसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं हम लोग ड्रग्स की। तो जैसे हम लोग सबसे पहले शुरू में फार्मास्यूटिक्स में पढ़े होंगे कि कैसे कैसे हम लोग जो सिरप उरप बनाए थे, तो सिरप में हम लोग लिखे थे कि हाँ ये ऐसे, क्या इसका नेम है, इसमें कितनी कंटेंट है, कौन कितने लोग मैन्युफैक्चरिंग में थे, क्या उसका बैच नंबर है, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, उसको कैसे हैंडल करेंगे, कहाँ स्टोरेज करेंगे, यही सारा पॉइंट उसमें लिखना है और इसी को हम लोग एलोबरेट करके लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी में पूछता है स्पेसिमेन लेबल्स फॉर शेड्यूल एच ड्रग। शेड्यूल एच ड्रग के लिए पूछेगा कि आपको क्या करना है, स्पेसिमेन तैयार करना है, एक चार्ट जैसा तैयार करना है कि कौन कौन सी कितनी मात्रा में है। ये भी एक प्रकार का लेबलिंग ही है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए शेड्यूल एच में जो ड्रग आती हैं उनको लिख दोगे। तो जैसे शेड्यूल एच में ड्रग आती हैं एरिथ्रोमाइसिन है, तो हम लोग क्या किए, इरेथ्रोमाइसिन 500 mg की हमको बनानी है, तो सबसे पहले RX करके ये लिख देंगे। फिर ईच अनकोटेड टेबलेट कंटेंट, उसमें लिख देंगे कि जो भी उसमें अनकोटेड टेबलेट हैं वो क्या करते हैं, इरेथ्रोमाइसिन। इरेथ्रोमाइसिन उसमें होता है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वो कितना होता है, इक्विवेलेंट टू इरेथ्रोमाइसिन है 500 mg। 500 mg की बना रहे हैं तो हम लोग इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 500 mg के ही अनकोटेड टेबलेट पे क्या होना चाहिए, इरेथ्रोमाइसिन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डोजेज में हम लोग क्या करेंगे, एज डायरेक्टेड बाई फिजिशियन। जैसा फिजिशियन RMP लिखेगा उसी हिसाब से आप उसको लेंगे। स्टोर इन कूल एंड डार्क प्लेस, वैसे ही हम लोग अपने हिसाब से इसको लिख देंगे, ठीक है। वार्निंग में क्या रहेगा, क्योंकि ये शेड्यूल एच ड्रग है तो शेड्यूल एच ड्रग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन की या बिना RMP के लिखे आप उस ड्रग को सोल्ड नहीं कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे वार्निंग में ये डाला जाएगा। MFG नंबर, बैच नंबर, MFG डेट, एक्सपायरी डेट, ये अपने हिसाब से आप लोग डाल दीजिएगा। और मैन्युफैक्चर्ड बाई सिप्ला इंडस्ट्री, एल्केम इंडस्ट्री, चाहे जो भी आप फार्मास्यूटिकल डालना चाहें डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक्स ड्रग, शेड्यूल एक्स में जो भी ड्रग आती हैं उनके बारे में ऐसा ही एक आपको चार्ट प्रिपेयर करना रहता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है स्पेसिमेन लेवल्स, ये ध्यान रखिएगा, स्पेसिमेन लेवल्स ऑफ सर्टेन ड्रग्स के बारे में पूछता है। जैसे शेड्यूल एच ड्रग, तो अभी जैसे मैंने ऊपर बताया वो शेड्यूल एच ड्रग के लिए था, ये शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए है। तो शेड्यूल एक्स ड्रग के लिए हम लोग सिंबल लिखते हैं XRX, ठीक है। तो चलिए इसके लिए मान लीजिए हम लोग पेंटोबार्बिटोन का इंजेक्शन बनाना है, तो वहाँ पे हम लोग जो बना रहे थे वो टैबलेट बना रहे थे, इसलिए वहाँ पे मिलीग्राम लिख रहे थे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लोग इंजेक्शन बना रहे हैं तो क्या रहेगा, ml में रहेगा। तो इसमें भी वही लिख देंगे कि क्या होगा, हमारे इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जितने हम लोग ml का बना रहे हैं उतना हम लोग ड्रग को लिए और उसके बाद उसका कैसा यूज है, IM है कि IV है, ये लिख देंगे। तो मान लीजिए ये IM है, मैं IM के लिए लिखा हूँ, आपकी जैसी ड्रग आप बनाएंगे उस हिसाब से लिख दीजिएगा, ठीक है। डोजेज में हमेशा मैक्सिमम यही लिखा जाता है एज डायरेक्टेड बाई फिजिशियन, की जैसा आपको RMP बोले उसी हिसाब से आप उस दवा को लीजिए, ठीक है। वार्निंग रहेगी क्योंकि ये शेड्यूल वाली जो ड्रग है इसमें मैक्सिमम कोई ना कोई वार्निंग रहती है और मेनली ज़्यादातर वार्निंग आपको यही डालना है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या RMP के बिना कहे आप इस दवा को नहीं ले सकते हैं। बाकी ये सेम एज वेल एज जैसे शेड्यूल एच ड्रग में लिखेंगे वैसे ये भी लिख देंगे, क्या उसकी MFG नंबर है, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सब, और उसकी MRP आप लिख देंगे और ये लिख देंगे कि किस इंडस्ट्री में ये बनाई गई है। एक और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम DTAB के बारे में पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड,
ठीक है। तो DTAB क्या करता है, ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को ड्रग रिलेटेड मैटर में क्या करता है, एडवाइस करता है। मैं फर्स्ट यूनिट के जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था तो वहाँ पे आपको बताया था कि जो DTAB है वो किसी भी ड्रग रिलेटेड कोई भी मैटर होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, एडवाइस कर सकता है। तो देखिए DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये लोग बनते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट फॉर एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेगा, कोई भी ड्रग से रिलेटेड मैटर होगा उसमें ये क्या कर सकता है, एडवाइस कर सकता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DTAB क्या क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो देख लीजिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूटेड होता है किसके थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये बनता है। और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल 18 मेंबर्स होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको हम लोग याद कर लेते हैं। तो ये उसके मेंबर्स हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, EX ऑफिसो मेंबर, फिर उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर और इलेक्टेड मेंबर। ठीक है। तो समझ लीजिए कितने कितने किसमें होते हैं। तो सबसे EX ऑफिसो मेंबर है, इसमें टोटल होंगे आपके 7 मेंबर, और नॉमिनेटेड में होंगे 5, और इसमें भी होंगे 5। ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि एक्स ऑफिसियो में कितने, सॉरी यहाँ पे 8 मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिसियो में 8 मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड में 5 होते हैं, और इलेक्टेड में भी 5 होते हैं। तो एक्स ऑफिसियो में कौन कौन से 7 मेंबर्स होते हैं, इसको ध्यान दे लीजिए। तो इसमें 8 मेंबर्स होते हैं। सबसे पहला क्या होंगे, डायरेक्टर जनरल हेल्थ, याद रखिएगा। सबसे पहले कौन से डायरेक्टर होंगे, जनरल हेल्थ के। फिर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया होंगे। फिर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के जो डायरेक्टर हैं वो। फिर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं वो। फिर इंडियन वेटनरी रिसर्च, वेटनरी में एनिमल्स वगैरह से रिलेटेड आता है। ठीक है। तो उसके डायरेक्टर होंगे। उसके बाद 2 प्रेसिडेंट होंगे, एक होगा आपका PCI का, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और दूसरा होगा MCI का, मेडिसिन काउंसिल ऑफ इंडिया। और आपके लास्ट होंगे डायरेक्टर जो है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के। ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, सबसे पहले जनरल के लिए, उसके बाद जनरल हेल्थ के लिए सबसे पहले होते हैं, उसके बाद ड्रग कंट्रोलर होते हैं, उसके बाद हमारे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के लिए होते हैं, ये लेबोरेटरी के लिए, ये इंस्टीट्यूट के लिए। फिर ये वेटनरी एनिमल्स के लिए होते हैं। उसके बाद हमारे PCI के हो गए और MCI के हो गए। ये दोनों प्रेसिडेंट होते हैं बस, बाकी सब डायरेक्टर हैं। ठीक है। अब बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। तो नॉमिनेटेड मेंबर में टोटल कितने मेंबर होते हैं, 5। इससे पहले एक्स ऑफिस के वाला था, उसमें कितने मेंबर्स थे, 8। ठीक है। टोटल 18 होते हैं। तो दीज मेंबर्स हु आर नॉट इलेक्टेड बाई चूजन बाई कमेटी और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो 1 पर्सन होगा नॉमिनेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सबसे पहले जो पर्सन होंगे वो नॉमिनेट किए गए रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। पहले 1 पर्सन आपके इंडस्ट्री के लिए हो गए, और 2 जो पर्सन हैं वो एनालिस्ट के रूप में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेट हो गए। ठीक है। फिर 2 और पर्सन जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल एजेंसी, हमारे ड्रग कंट्रोल एजेंसी के लिए उनको नॉमिनेट किया गया रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्टेड मेंबर की। तो ये भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है। दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड, ये क्या होते हैं, जैसे नाम से ही समझ लीजिए, ये मेंबर्स नॉमिनेटेड होंगे, ये इलेक्टेड होंगे, और वो वाले हमारे सेंट्रल एजेंसीज के थ्रू वो क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है। इसमें क्या होगा, एक टीचर होंगे। ठीक है। और वो टीचर किस किस के हो सकते हैं, फार्मेसी के हैं, तो फार्मेसी में कौन से सब्जेक्ट के, तो एक केमिस्ट्री के हैं और कोग्नोसी के हैं। ठीक है। ये किसके थ्रू, PCI के थ्रू होते हैं। और अगला अगला क्या है, 1 टीचर इन मेडिसिन, एक फार्मेसी में, जैसे मैं पीछे वाले में मैं बताया ना कि एक PCI के लिए होता है फार्मेसी काउंसिल, और एक MCI के लिए होता है मेडिसिन काउंसिल। तो एक टीचर हम लोग फार्मेसी के लिए हो गए, और एक टीचर हमारे मेडिसिन के लिए हो गए। ठीक है। फिर एक हम लोग फार्माकोलॉजिस्ट को रखते हैं, फार्माकोलॉजी वगैरह के लिए। ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे लिख देंगे फंक्शन ऑफ DTAB। तो DTAB का फंक्शन सबसे पहले शुरू से ही मैं बताते आ रहा हूँ, ये एडवाइस करता है हमारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को। ठीक है। किस लिए, तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के किसी भी मैटर में अगर कोई दिक्कत वगैरह होती है या ड्रग से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है, तो हमारा ये DTAB जो है ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करता है, एडवाइस करता है। ठीक है। अगला पॉइंट में क्या लिखेंगे, ये क्वालिटी को भी कंट्रोल करता है जो हमारे इम्पोर्टेड ड्रग आती हैं। फिर इट सेट स्टैंडर्ड फॉर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये स्टैंडर्ड तय करता है कि हमारे ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल कैसे होने चाहिए, कैसे अप्रूवल और एथोनिकेशन ऑफ मेडिसिन, कैसे उनका अप्रूवल होना चाहिए। फिर पब्लिशिंग अपडेटिंग ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इसी के अंडर में आता है। जो भी हमारी फार्माकोपिया वगैरह पब्लिश होती हैं या अपडेट होती हैं तो वो किसके अंडर में आती है, समझ लीजिए जितने भी बड़े बड़े काम हैं हमारे फार्मेसी से रिलेटेड वो मैक्सिमम DTAB में आते हैं, क्योंकि यही सब कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। आपका गवर्नमेंट को भी एडवाइस कर रहा है, क्वालिटी कंट्रोल भी कर रहा है, स्टैंडर्ड भी बना रहा है ड्रग से रिलेटेड, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भी बना रहा है,
अप्रूवल भी दिला रहा है मेडिसिन की, इंडियन फार्माकोपिया को अपडेट वगैरह भी करता है, पब्लिश भी करता है और गाइड करता है किसी भी टेक्निकल कोई भी मैटर वगैरह हो जाए तो, ठीक है। जैसे कोई किसी ड्रग का एडीआर हो जाए, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जैसा उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होना चाहिए उसके अपोजिट हो जाए तो उसके लिए, या रेगुलेशन ऑफ मार्केटिंग ऑफ न्यू ड्रग, अगर किसी नई ड्रग है उसका मार्केटिंग करना है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इसको कंट्रोल वगैरह कौन करता है, हमारा DTAB, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में कि ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन और उसके फंक्शन कैसे वो कार्य करता है, उसकी पावर्स क्या है, ये सब पूछता है। तो इसको समझ लीजिए। तो जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर है, ड्रग इंस्पेक्टर इज एन फार्मासिस्ट हु मॉनिटर्स और चेक क्वालिटी सेफ्टी एक्सेट्रा ऑफ ड्रग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सेलिंग स्टेज। जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो एक प्रकार का फार्मासिस्ट है जो मॉनिटर कर सकता है, चेक कर सकता है हमारे ड्रग की क्वालिटी को, हमारे ड्रग की सेफ्टी को, या हमारे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग को। और कब से कब तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के और सेलिंग स्टेज तक वो पूरा का पूरा, जहाँ से ड्रग बन रही है और जहाँ तक वो जा कर के बिक रही है वहाँ तक को पूरा कंट्रोल कौन कर सकता है, उसको मॉनिटर कर सकता है, चेक कर सकता है, कौन, हमारा ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है। आगे, दे चेक क्वालिटी ऑफ ड्रग, वो क्या चेक कर सकता है, हमारे ड्रग की क्वालिटी कैसी है, उसका पब्लिक कंजप्शन कैसा है, हमारी ड्रग जो है वो सेफ़ है कि नहीं है, ड्रग के पास कोई हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, ये सब ड्रग इंस्पेक्टर चेक कर सकता है। दे गोज़ इन फार्मेसीज़ लैब्स, वो फार्मेसी में जा सकता है, लैब में, मैन्युफैक्चरिंग स्टोर में जा करके, और वो क्या करेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर सकता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर की, तो वो बी फॉर्म का किया होना चाहिए, उसके पास डिग्री होनी चाहिए बी फॉर्म की, और उसके 18 मंथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहाँ पे, इंडस्ट्री में, ठीक है। इंडस्ट्री में 18 महीने का एक्सपीरियंस, और उसके पास बी फॉर्म की डिग्री, और एज अप्लाइंग फॉर DI, उसको DI के लिए अप्लाई करने के लिए उसकी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग पावर ऑफ या फंक्शन ऑफ DI की, ड्रग इंस्पेक्टर का क्या पावर होती है, क्या वो फंक्शन, क्या वो क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं ही में इंस्पेक्ट, वो चेक कर सकता है परमिसेस, इंडस्ट्री की कैसे वो बनाई गई है, कैसे दीवारें हैं उसकी कैसे हैं, सब कुछ सही है कि नहीं है, वेल मेंटेन सब कुछ है कि नहीं है। वेयर ड्रग मैन्युफैक्चर आर सोल्ड, जहाँ पे ड्रग बन रहा है या जहाँ पे ड्रग बेचा जा रहा है वहाँ की परमिसेस कैसी हैं, इसको चेक कर सकता है। ही में टेक सैंपल ऑफ ड्रग, वो ड्रग का सैंपल और कॉस्मेटिक का सैंपल ले सकता है फ्रॉम एनी शॉप, किसी भी दुकान से, वो जो भी चाहे कॉस्मेटिक जो भी चाहे ड्रग को लेकर के उसको चेक कर सकता है। एंड ही में सीज, और वो सीज कर सकता है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया या सोल्डिंग एरिया अगर उसमें कोई गलती पाई गई तो। ही में सर्च और स्टॉप, क्या सर्च कर सकता है और क्या स्टॉप कर सकता है, एनी व्हीकल, कोई भी अगर रोड पे कोई भी व्हीकल जो भी ड्रग वगैरह ले करके जा रहा है उसको स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है, उसमें चेक कर सकता है कि जो भी वेसल्स वगैरह ले जाए जा रहे हैं, जो भी ड्रग वगैरह ले जाए जा रहे हैं वो सही प्रकार से ले जाए जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं, ले जाने में डैमेज तो नहीं हो जा रहे हैं, ठीक है। विच ऑफेंसेज इज बिलीव टू कमिटेड, जैसा कि बताया जाता है कि ड्रग ऐसे ले जाए जाते हैं, एकदम सेफ्टी के साथ ले जाए जाते हैं, क्या वैसे सच में ले जाए जाते हैं, वो रोक करके किसी भी व्हीकल को वो क्या कर सकता है, चेक कर सकता है, ठीक है। और लास्ट, ही मे टेक एनी अदर एक्शन, वो कोई और भी एक्शन ले सकता है जैसा उसे नेसेसरी जरूरी लगे, ठीक है। सेकेंड यूनिट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको हमने यहाँ पे करा दिए। अब मिलेंगे जल्दी ही थर्ड यूनिट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।